हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ ज़ूलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैल्विन साइकिल के बारे में, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। बेसिकली कैल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लाइट को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जाता। इसी वजह से कैल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन कहा जाता है। और इसी बना पे इन रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लाइट है ये डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं हो रही। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कवरी अबाउट कैल्विन साइकिल। जो कैल्विन साइकिल की डिस्कवरी है ये मेल्विन कैल्विन ने की थी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर मेल्विन कैल्विन और इसके कोलीग्स ने जो है वो रिसर्च की थी कैल्विन साइकिल के ऊपर, जिसकी बना पे इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। सो कैल्विन साइकिल में बेसिकली लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है इनको यूटिलाइज किया जाता है। हमें पता है कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो है वो दो प्रोडक्ट बनती है, एटीपी और NADPH। तो इस साइकिल के अंदर एटीपी और NADPH जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है इनको यूटिलाइज करके ग्लूकोज को सेंथिसाइज किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के जो रिएक्शन है ये अकर होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऑलरेडी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको रिबोलोज बिसफॉस्फेट कहा जाता है। रिबोलोज बिसफॉस्फेट बेसिकली 5 कार्बन कंटेनिंग एक शुगर होती है, ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन के एटम होते हैं। तो रिबोलोज लफ्ज़ शुगर के लिए बोला जा रहा है और साथ में बिसफॉस्फेट का ये मतलब है, बिस का मतलब होता है 2, क्योंकि इसके साथ पहले और 5वें कार्बन एटम के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल को हम कह रहे हैं रिबोलोज बिसफॉस्फेट। सो इस रिएक्शन के अंदर रिबोलोज बिसफॉस्फेट के जो है वो 3 मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट लेंगे, 3 मॉलिक्यूल इसमें हिस्सा लेंगे। तो रिबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो प्लांट यूटिलाइज करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल रिबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिबोलोज बिसफॉस्फेट मौजूद है, जिसके अंदर जो है वो 6 कार्बन के एटम है, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने 5 कार्बन कंटेनिंग जो है वो हमारे पास रिबोलोज बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बना लिया। अब इसके टोटल कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं? 3 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इन तीनों मॉलिक्यूल के साथ एक एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है तो ये 5 से 6 कार्बन एटम जो है वो बन जाते हैं। अब ये जो 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल बना है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के रिबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल के साथ मिलने से, तो ये जो 6 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल है ये बेसिकली हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या करता है कि सेंटर से स्प्लिट हो जाता है, फौरन ये क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है, जिसके नतीजे में 3 कार्बन वाले हमारे पास जो है वो 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास कितने थे? टोटल 3 मॉलिक्यूल मौजूद थे विद 6 कार्बन एटम। क्योंकि ये 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है तो ये सेंटर से टूट जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास 3 कार्बन एटम वाले 6 मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। सो ये 3 कार्बन एटम वाले जो 6 मॉलिक्यूल है हमारे पास, हम इसको कहते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। अब 3 फॉस्फो का ये मतलब है कि इनमें से जो तीसरा कार्बन एटम है, इस तीसरे कार्बन एटम के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। टोटल जो इस मॉलिक्यूल के हमारे पास 6 जो है वो मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस हुए। तो दोबारा हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे कि स्टार्ट में हमारे पास 5 कार्बन एटम कंटेनिंग 3 मॉलिक्यूल मौजूद थे रिबोलोज बिसफॉस्फेट के, जिसके दोनों तरफ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है पहले और 5वें कार्बन एटम के साथ। अब इस रिबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल के साथ जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया। जब तीनों मॉलिक्यूल के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल बनते हैं 6 कार्बन एटम वाले। पहले 5 कार्बन एटम थे तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ने इसके साथ रिएक्ट किया तो 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल बना। अब ये मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होने की वजह से सेंटर से टूटता है, जिसके नतीजे में
तीन तीन कार्बन एटम वाले हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि तीसरे कार्बन के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसको कहेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ले जी, इस स्टेप को कहते हैं कार्बन फिक्सेशन फेज। कार्बन फिक्सेशन फेज इसको इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी अब वो इस मॉलिक्यूल का हिस्सा बन गई है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फिक्स कर लिया 3-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में। सो इस स्टेप को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन फेज। अब ये जो स्टेप है ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में कैटालाइज होता है और इस एंजाइम को हम कहते हैं रबिस्को। रबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ प्लैनेट। ये ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, जो क्या करता है इस स्टेप को कैटालाइज करता है। कार्बन फिक्सेशन का जो स्टेप है इसको ये तेज करता है। सर जी, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल हमारे पास अब वो बन गया है। टोटल जो है वो इसके मॉलिक्यूल के हमारे पास 6 मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर 3 कार्बन एटम जो है वो मौजूद है, जिसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट कह रहे हैं। अब नेक्स्ट इन 6 मॉलिक्यूल के साथ जो है वो 6 ATP के मॉलिक्यूल आके इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस टाइप के अंदर 6 ATP के मॉलिक्यूल आते हैं। ये 6 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पे अपना एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डोनेट करते हैं, तो ये 6 ADP की फॉर्म में यहाँ से निकल जाते हैं। यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आया, अपना यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डोनेट किया और 6 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की फॉर्म में निकल देगा अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देके। अब पहला मॉलिक्यूल हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, अब नया मॉलिक्यूल 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। वो कैसे? क्योंकि पहले सिर्फ तीसरे कार्बन के साथ जो है वो फॉस्फेट अटैच था, तो हम इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट कह रहे थे। अब जब ATP ने यहाँ पे एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दिया, तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर आके अटैच हो गया, तो 2 फॉस्फेट अटैच हो गए, पहले कार्बन और तीसरे कार्बन के ऊपर। तो इस वजह से हमने इसको कह दिया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये जब टोटल 6 मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के। उसके बाद अगला इसका स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में क्या किया जाता है कि NADPH के 6 मॉलिक्यूल आते हैं। ये NADPH के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे अपना हाइड्रोजन डोनेट करते हैं और NADP पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से निकल जाते हैं। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के साथ जब ये 6 हाइड्रोजन आके इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, प्लस एक यहाँ से जो पहले कार्बन वाला फॉस्फेट है ये यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 मॉलिक्यूल से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, तो ये 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से इस रिएक्शन से निकल जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके तीसरे कार्बन के साथ अब फॉस्फेट अटैच है और 6 हाइड्रोजन इसमें आके ऐड हो गए 6 NADPH से, तो ये मॉलिक्यूल बन गया ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो टोटल है हमारे पास वो 6 यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रेजेंट हैं। इनमें से एक मॉलिक्यूल को इस साइकिल से निकाल दिया जाता है, यानी एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इस मॉलिक्यूल को हम सिंपली G3P भी कह सकते हैं। G3P का मतलब भी ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ही है। तो टोटल 6 यहाँ पे मॉलिक्यूल मौजूद थे, इनमें से एक को निकाल दिया, बाकी हमारे पास 5 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बच गए। अब जिस एक मॉलिक्यूल को हमने निकाला है ये बेसिकली एक ट्राईओस है, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर है। अब ये साइकिल 2 दफ़ा चलता है, एक दफ़ा नहीं, ये साइकिल 2 दफ़ा चल रहा होता है। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के निकलते हैं, जिसके अंदर 3 जो है वो कार्बन के एटम होते हैं। तो ये 3 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, 1 2 3। ये 3 कार्बन एटम वाला ग्लाइसरल्डिहाइड एक तीसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, 1 2 3। तो जब ये 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम वाले मिलते हैं तो हमारे पास 6 कार्बन एटम वाला जो है वो ग्लूकोज यहाँ पे बन जाता है। यानी जब ये कैल्विन साइकिल 2 दफ़ा रन होगा तो फिर हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होगा। प्लांट इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अपनी एनर्जी की डिमांड पूरी करने के लिए इसको भी यूटिलाइज
कर सकते हैं। उसके बाद 6 में से एक मालिक्यूल हमने यहाँ पे निकाल दिया ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के फॉर्म में। पीछे हमारे पास टोटल कितने बचे? अब 5 जो है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के मालिक्यूल बने। अब यहाँ पे हमने रीजनरेशन का स्टेप करना है, हमने अपने रिबोलोज बिस फास्फेट को रीजनरेट करना है। सो इस स्टेप में होता क्या है कि ये जो हमारे पास 5 मालिक्यूल हैं 3-3 कार्बन एटम वाले, अगर देखो तो टोटल इसके अंदर कितने कार्बन एटम मिलते हैं? 5 मालिक्यूल है और 3-3 कार्बन एटम हर मालिक्यूल के अंदर मौजूद है। तो 5 3 पर 15, 5 3 पर 15 हमारे पास कार्बन एटम जो है वो बनते हैं। तो ये जो 15 कार्बन एटम है ये खुद को रीजनरेट करते हैं और 5-5 कार्बन एटम वाले 3 मालिक्यूल के फॉर्म में खुद को रीजनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि 5 कार्बन एटम को 3 पर मल्टीप्लाई करें तो टोटल 15 कार्बन एटम बनते हैं। तो यहाँ पे जो 15 कार्बन एटम थे उन्होंने खुद को रीजनरेट किया, तो 5 कार्बन एटम कंटेनिंग हमारे पास जो है ये मालिक्यूल यहाँ पे बनता है। प्लस यहाँ पे सिर्फ जो है वो एक साइड पे फास्फेट प्रेजेंट है, यहाँ पे मजीद जो है वो 3 ATP के मालिक्यूल आते हैं, अपना इनऑर्गेनिक फास्फेट डोनेट करते हैं और ADP के फॉर्म में निकल जाते हैं। वो तीनों जो इनऑर्गेनिक फास्फेट हैं ये इसके कार्बन नंबर 1 के साथ मिलते हैं, तो हमारे पास रिबोलोज बिस फास्फेट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और यहाँ पे हमारा कैल्विन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो बेसिकली 3 मेजर स्टेप जो है वो कैल्विन साइकिल के अंदर फिर इन्वॉल्व हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन फिक्सेशन, जिसमें जो रिबोलोज बिस फास्फेट 5 कार्बन एटम कंटेनिंग जो मालिक्यूल है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में 6 कार्बन एटम वाला हाईली अनस्टेबल मालिक्यूल बनता है जो सेंटर से टूट जाता है, जिसके नतीजे में 3-3 कार्बन एटम वाले हमारे पास 6 मालिक्यूल बनते हैं, जिसको 3 फास्फोग्लिसरेट कहते हैं। 3 फास्फोग्लिसरेट के साथ मजीद 6 ATP आके इंटरेक्ट करते हैं, ये अपना इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ पे डोनेट करते हैं, तो हमारे पास 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट जनरेट होता है। उसके बाद 6 NADPH आके इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये अपना यहाँ पे हाइड्रोजन देते हैं और इस फेज को हम कहते हैं रिडक्शन फेज, जिसके नतीजे में 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्लस यहाँ से जो 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट है इसको निकाल दिया जाता है, तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 6 मालिक्यूल बनते हैं। इनमें से एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है जो ग्लूकोज का मालिक्यूल जनरेट करने के लिए यूटिलाइज होता है। जो बाकी मालिक्यूल हैं इनको रीजनरेट किया जाता है, दोबारा से इनको यूटिलाइज किया जाता है रिबोलोज बिस फास्फेट को रीजनरेट करने के लिए। सो दिस इज दी कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट समरी ऑफ कैल्विन साइकिल। अगर ओवरऑल हम कैल्विन साइकिल को देखें तो इस साइकिल के दौरान 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल यूटिलाइज होते हैं, 6 NADPH के मालिक्यूल यूटिलाइज होते हैं, टोटल 9 ATP यूटिलाइज होते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन एटम वाला पहले मालिक्यूल जनरेट होता है और इस रिएक्शन के दौरान 6 NADP पॉजिटिव बनते हैं। जब ये यहाँ से अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देते हैं तो ये 6 NADP पॉजिटिव यहाँ से जनरेट होते हैं। जब 9 ATP अपना इनऑर्गेनिक फास्फेट डोनेट करते हैं तो 9 ADP जनरेट होते हैं, साथ में 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ कैल्विन साइकिल। थैंक यू सो मच।